हेलो मेरे गुलाब जामुनो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। तो बच्चा वो लोग आज जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे कहिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे, अपने बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में जिस चैप्टर पे आज बात करेंगे उसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे बालक लोग चलिए बिल्कुल तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए बच्चा, तो सबसे पहला जिस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे वो है राइट अ नोट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। कहा क्या बालक मेरे के सेक्स क्रोमोसोम पे एक नोट लिखना है। बताइए क्या है सेक्स क्रोमोसोम। तो बालक अगर यहां ध्यान दीजिएगा तो सिंपल सरल साफ शब्दों में लिखे हैं सेक्स क्रोमोसोम क्या है, स्पेसिफिक पेयर है। क्या है बेटा, स्पेसिफिक यानी कि खास पेयर है, क्रोमोसोम का खास पेयर है, ठीक है, जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करने में कि बायोलॉजिकली कोई इंडिविजुअल का सेक्स कैसा होगा, आइदर या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे अगर तुम बेटा ह्यूमन में बात करोगे तो XX और XY सिस्टम है, अगर XX है तो फीमेल और XY है बेटा तो क्या हो जाएगा, मेल। कोई दिक्कत नहीं ना बालक, आगे सुनिए फिर क्या कहा गया है बेटा, टाइप्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में अगर इसकी टाइप्स की बात कीजिएगा तो बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में है। एक है अपना एक्स क्रोमोसोम, दूसरा है बेटा अपना वाई क्रोमोसोम। बोला एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन बोथ मेल, ठीक, बोला एक्स क्रोमोसोम बोथ मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल के शरीर में भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ फीमेल हैव 2X क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम यानी X और X प्रेजेंट होगा। और अगर तुम मेल पे बात करोगे तो केवल एक X क्रोमोसोम होगा मेल बॉडी में और एक Y क्रोमोसोम होगा। और Y क्रोमोसोम के बारे में जानिए तो बोला अभी मैंने जस्ट बताया बेटा कि सिर्फ मेल के शरीर में Y होगा। कई सारे ऐसे छोटे शहर है, छोटे गांव है जहां लोगों को ऐसा लगता है कि बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज के डेट में भी, इतने मॉडर्न युग में भी, है ना, लोग मां को ब्लेम करते हैं बेटी के लिए। हालांकि मैं फिर से समझा दूं, बेटी जिसे हम कहते हैं गर्ल, है ना, घर के लिए लक्ष्मी जैसी होती है, बहुत शुभ होती है। पता नहीं क्यों ही लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई बेबी गर्ल जन्म ली है या बॉय जन्म लिया है तो ये मां के कारण है। हालांकि अगर आप जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा तो इसमें मां का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई कहे कि मां रिस्पॉन्सिबल है बेबी गर्ल के लिए तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि मां का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X और X और पिताजी का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X और Y। तो कभी भी लड़का होगा या लड़की, ये कभी निर्भर नहीं करेगा मां पे, ये निर्भर किस पे करेगा, पिता पे बेटा। क्योंकि इनके गैमेट्स, मम्मी के गैमेट्स की बात कीजिएगा यानी कि मदर के गैमेट्स की बात कीजिएगा तो X और X, और जो मेल है, मेल के गैमेट, फादर के गैमेट की बात कीजिएगा तो X और Y। जाहिर सी बात है ये XX फ्यूज करेगा तो हमेशा फीमेल ही होंगी। तो फीमेल का, है ना, फीमेल का, वुमेन का, मदर का कोई रोल नहीं होता है इसमें कि लड़का होगा या लड़की। ये रोल किसका होता है, फादर का, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल के अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, बोला वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट ओनली इन मेल, मेल में प्रेजेंट है और पेयर्ड विथ एक्स क्रोमोसोम से पेयर्ड है। साथ ही साथ बोला क्या, प्रेजेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम टिपिकली डिटरमाइन मेल सेक्स। वाई क्रोमोसोम मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है। चलिए बच्चा लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो मेरा बच्चा आगे आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन म्यूटेशन। तो भाई साहब जीन म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जीन म्यूटेशन क्या है, तो भैया जीन में चेंजिंग आ जाना, म्यूटेट कर जाना। आइए जानते हैं कैसे। बोला ए जीन म्यूटेशन रेफर टू अ चेंज, एक चेंज है किसमें, डीएनए के सीक्वेंस में। तो बालक अगर डीएनए का कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल AGTA, इस तरीके से कोई सीक्वेंस है, इसमें चेंज आ गया, क्या आ गया, चेंज आ गया, इसके जीन में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो हियर की पॉइंट्स आइए जानते हैं जीन म्यूटेशन के। कहा क्या, ए म्यूटेशन इज एन अल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। जो अपना डीएनए है और आरएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना है। बेसिकली डीएनए की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर के बना हुआ है। बोला क्या कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है किसी भी जीनोम में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है,
तो बोला इसमें चेंज आ जाना। काउस बोला म्यूटेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए बन रहा हो, मेरा मतलब है कि जब डीएनए का हो रहा हो फोटो स्टेट, क्या हो रहा हो फोटो स्टेट, तब क्या होगा बच्चा, तब जो है क्या हो जाएगा, इसमें चेंजिंग आ जाएगा या म्यूटाजेन से एक्सपोज होगा, जैसे कि रेडिएशन, केमिकल या कोई भी वायरल इंफेक्शन के कारण जीन के सीक्वेंस में क्या आ गया, या क्रोमोसोम के बेसिकली कहिए आप ये जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इनके सीक्वेंस में गड़बड़ी आ गया, तो अगर जीन बदल जाएगा, जीन में आके आ जाएगा क्या, म्यूटेशन, क्या आ जाएगा, म्यूटेशन। आगे सुनिए बेटा, फिर क्या बोला, बोला क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ओवर। कितना आसान सवाल बेटा, क्लास 11 क्रॉसिंग ओवर, बताइए इसका मैकेनिज्म बताइए, तस्वीर बताइए। तो इसको बेटा 100 बात की एक बात में जान लो, इतना लंबा चौड़ा समझने से अच्छा है जितना भी मैं समझाऊंगा उससे अच्छा है बालक, इस तस्वीर पे ध्यान दो, सिंपल सरल आसान। क्या बोला, ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड, और ये बगल वाला क्रोमोसोम है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहां ध्यान दोगे, मैं इसको मिटा ही देता हूं, आपको दिख ही रहा होगा ये तस्वीर। तो यहां देखोगे बेटा तो ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, ठीक है। यहां देखोगे तो जो इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से इंडिकेट है, क्या कि इसका कुछ सीक्वेंस बगल वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसका कुछ सीक्वेंस इस पे आ गया और इसका इस पे चला गया। यहां देखो कैपिटल सी, यहां देखिए यहां सीक्वेंस क्या हुआ, चेंज हो गया, कैपिटल सी यहां आ गया, स्मॉल सी यहां चला गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और बालक मेरे ये होता है मियोसिस में, हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा है, सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। आइए बच्चा, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है मियोसिस। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें, कहा क्या, ये पूछा हुआ सवाल है बेटा 2016 और 2020 दोनों में। कहा क्या, क्रॉसिंग ओवर इज अ क्रूशियल जेनेटिक प्रोसेस, एक कहिए बहुत नाजुक जेनेटिक प्रोसेस है जो कि कब होता है, या कहिए इंपॉर्टेंट जेनेटिक प्रोसेस है जो कब होता है बेटा, मियोसिस के दौरान, ठीक है। और मियोसिस याद है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ, 46 है, तो जो फर्दर सेल्स बनेंगे उसमें कितने हो जाएंगे, 23, कितने हो जाएंगे, 23। आगे सुनिएगा बेटा, तो बोला क्या कि क्रॉसिंग ओवर एक खास जेनेटिक प्रोसेस है मियोसिस के समय, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, आइए इसका बगल वाला होमोलोगस क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के सीक्वेंस सेगमेंट टुकड़ा आपस में क्या कर जाएगा, एक्सचेंज, क्या कर जाएगा, एक्सचेंज। तो लिखे हैं एक्सचेंज सेगमेंट, इनके टुकड़ों के बीच में क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे सुनिएगा बेटा, तो कहा क्या, की पॉइंट याद रखिएगा, डेफिनेशन बोला क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बगल वाले के जेनेटिक मटेरियल से अदल बदल हो जाएगा, हेर फेर हो जाएगा, है ना। और नन सिस्टर क्रोमेटिड जो है कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम का ड्यूरिंग प्रोफेज, है ना, मियोसिस, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में ऐसा होता है। अगर आपके पास 2 पेन है तो सिंपल मेरा डेफिनेशन समझ लीजिएगा, वही मैं यहां पे अगर ड्रॉ कर दूं कि ये रहा, एक देखो, एक ये कलर का क्रोमोसोम, एक इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ कर लो बेटा, ये मान लो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ठीक। इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, इसका कुछ पार्ट इसमें, तो कहोगे सर ड्रॉ ही करके बता दीजिए ना, और बढ़िया से समझ जाएंगे। ला बता ही देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन नहीं लो, टेंशन परेशानी लेके किसी का भला हुआ है कि तुम्हारा होगा, बिल्कुल नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए बालक, और फिर एक और ड्रॉ कर देता हूं इसके बगल वाला, जिससे ये इसका एक्सचेंज हो गया, ये देखो। अब आप क्लियरली मेरे बालक क्लियरली समझ रहे होंगे कि यहां क्या हुआ, थोड़ा सा सेगमेंट के टुकड़ा का अदला बदली हो गया, यही क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर। आइए आगे बढ़ते हैं, तो कहा मैकेनिज्म पे जान लीजिए, ये आइए थोड़ा सेल साइकिल के बातों पे जिक्र कर ले। तो बेटा प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेज होते हैं, वहीं से कुछ शब्द लिखा, जैसे लिखा है सिनेप्सिस, क्या लिखा, सिनेप्सिस। दोनों जो क्रोमोसोम है बिल्कुल पास पास में आ गया, अरे पास में आएगा तब ना एक दूसरे से सटेगा, और फिर इसका क्रोमोसोम जो कहिए सेगमेंट था अदला बदली करेगा। तो कहा क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होगा, एलाइन होगा, है ना, एक साथ, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राड।
चारों कहिए क्रोमेटिड है वो बिल्कुल आराम से अरेंज हो जाएगा। फिर बोला फॉर्मेशन ऑफ काइजमाटा, वो जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अर्थात बालक मेरे यहीं पे मैं समझाता हूं, यहां देख लो, एक सेकंड बेटा, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ये इसका बगल वाला होमोलोगस आया तो यही एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइजमाटा। क्या बोलेंगे बेटा, काइजमाटा। बहुत बढ़िया, आगे सुनिएगा। और बोला अब ये टूटेगा वहां काइजमाटा वाले पोजीशन से और रिज्वाइन हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा जेनेटिक सेगमेंट का बदला बदली हुआ ना बेटा, तो यही बोला क्या, रिकॉम्बिनेशन, द एक्सचेंज रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड। अब जो क्रोमैटिड बना वो कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें बदला बदली हो गया। फिर ये एक दूसरे से सेपरेट कर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रोसेस से क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो मेंटेन है बेटा, इसी प्रोसेस के कारण मेंटेन है। आगे आइए बेटा, आगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल आपका बोला क्या, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग। माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है? कई दफा म्यूटेशन से ना बहुत दफा सवाल पूछा हुआ है, आप सोच नहीं सकते बेटा, बहुत दफा। तो कहा माइक्रो म्यूटेशन क्या है और MSCRO मैक्रो म्यूटेशन क्या है, और एक और चीज बताते चलिएगा भाई साहब के क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या है। तो आइए बच्चा यहां ध्यान दीजिए, बोला म्यूटेशन आर अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल में अल्टर हो गया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के, और वो अलग अलग स्केल पे, पैमाने पे, और उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। आइए जानते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले बोला है माइक्रो म्यूटेशन, माइक्रो, मैक्रो नहीं, माइक्रो। तो बोला बेटा माइक्रो म्यूटेशन, डेफिनेशन क्या है इसका। अब एग्जाम के लिए याद करेंगे, डेफिनेशन में लिखा हूं, कई बच्चे इसको भी कॉपी में, अरे डेफिनेशन मतलब इसका डिफिनेशन लिखा हूं, ये नहीं लिखना है एग्जाम में कि डेफिनेशन, है ना, समझदार बनो। बोला ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, क्या कहते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट पे चेंजिंग आ गया। बोला माइक्रो म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज एट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन जगह पे चेंज आ गया, किसी भी जीन के एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ गया। कहा क्या, टाइप्स जान लीजिए। बोला बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पोटेंशियली अल्टेरिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। बोला यहां ए है, इसके जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो अल्टरनेट न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज करके यहां पे आ गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा बालक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बोला इंसर्ट करना या डिलीट करना, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देना इस जीन में या एक को डिलीट कर देना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं यहां पे, बहुत छोटा पॉइंट वाले जगह पे हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन या कह लो माइक्रो म्यूटेशन। दूसरा देखोगे बालक मेरे, तो बोला मैक्रो म्यूटेशन, जाहिर सी बात है मैक्रो बड़े लार्ज, थोड़ा बड़े पैमाने पे होगा। बोला मैक्रो म्यूटेशन जो है लार्ज स्केल पे होगा, जेनेटिक अल्टरेशन इसमें लार्ज स्केल पे होगा, तो ये इफेक्ट करेगा किसको, किसको करेगा, तो अलग अलग सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का उसको इफेक्ट करेगा, और ये मल्टीपल जीन इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है एक जीन, मल्टीपल जीन। और हमको लग रहा है कि तुमको एक फिर कंफ्यूजन वही बात पे हो गया जो हम हमेशा से समझाते आ रहे हैं कि ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो धागा जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका नाम है क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन कंडेंस करेगा तो बनाएगा क्या, क्रोमोसोम। फेयर बनाओगे तो इस तरीके से सुंदर सुंदर, और ये क्रोमोसोम बना ही हुआ है किससे, डीएनए से। इसमें कौन सा कंटेंट भरा हुआ है, डीएनए, और डीएनए का स्पेशल सीक्वेंस जो कैरेक्टर कैरी करेगा इसी को हम लोग कहते हैं जीईएनई, जीन। समझ में आया ना बेटा, क्या कहते हैं, जीईएनई, जीन। आइए तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो कहा क्या, एग्जाम्पल लार्ज डिलीशन का, इसमें लॉस हो जाएगा क्रोमोसोमल किसी सेगमेंट का। आइए जानते हैं। फिर बोला क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे बात कीजिए कि सर किसमें म्यूटेशन आ गया है, क्रोमोसोम में। इधर क्या बोला, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज इन द स्ट्रक्चर,
इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया भाई साहब। किसके स्ट्रक्चर में, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर या नंबर में, पूरे क्रोमोजोम के। तो इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लॉजिकल है बेटा, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे असर पड़ेगा, वेरी कर सकता है, इसे बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोम ही म्यूटेट कर गया। आइए बेटा अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आहा कितना ही जबरदस्त सवाल, पेडिग्री एनालिसिस का एक क्वेश्चन 2024 रिसेंट ईयर में पूछा हुआ सवाल। कहा क्या बालक मेरे, बोला कि बताइए सिंबल जो यूज होता है मेल के लिए फीमेल के लिए पेडिग्री एनालिसिस में, तो क्या बोला, देखिए मेल के लिए हम लोग ऐसा एक स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं। रुको मैं इसे जूम करता हूं, आई होप ये सबको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। मेल के लिए एक बॉक्स का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल का, अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए इस तरीके का ट्रेपेजियम टाइप स्ट्रक्चर का हम लोग जिक्र कर देंगे। ये है अनएफेक्टेड, नॉर्मल मेल फीमेल या अनआइडेंटिफाइड सेक्स। अगर इसको डिजीज होगा तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कलरफुल में शो कर देंगे। मल्टीपल बहुत सारा बेबीज प्रोड्यूस होगा तो उसमें नंबरिंग लिख के कर देंगे। अच्छा कोई डेथ कर गया तो इस तरीके से उसे हम लोग क्रॉस कर देंगे, जैसे कोई मेल डेथ किया तो ये इस तरीके से। और अगर ब्लड रिलेशन में मैरी हुआ तो एक लाइन नहीं, एक लाइन में मैरी शो होता है, मतलब शादी 2 लाइन में शो कर देंगे ब्लड रिलेशन में अगर शादी हो गया तो। आइए इसको हम लोग यहां समझते हैं थ्योरी के माध्यम से। कहा क्या, इन ह्यूमन में, यानी कि मेरे बच्चा इंसानों में ध्यान दीजिएगा, पेडिग्री एनालिसिस स्पेसिफिकली सिंबल से यूज किया जाता है, सिंबल दर्शा करके यूज किया जाता है। जैसे मेल की बात करोगे तो रिप्रेजेंट होगा एक स्क्वायर से, मतलब बालक मेरे स्क्वायर डाल करके रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अच्छा आगे ध्यान दीजिएगा बालक, तो बोला सर्कल से फीमेल को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, मेटिंग मैरिज को एक सिंगल लाइन से, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके, जैसे ये मेल है एक फीमेल है, इस तरीके से सिंबल से शादी को इंडिकेट कर दिया। कितना आसान है, ऐसा है नहीं लेकिन, ठीक है। कॉन्सेंगुइजेनस, अब बोला क्या बेटा, इस मेटिंग को, यानी मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल क्लोजली रिलेटेड है, कि ये रिश्तेदार में ब्याह हो गया, रिश्तेदार में शादी हो गया बालक, ठीक है, तब इसको हम लोग 2 लाइन से इस तरीके से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंबल सब जो है रिप्रेजेंट करने में, फैमिली ट्री चार्ट बनाने में हेल्पफुल होता है। आगे सुनिएगा मेरा बच्चा, तो आगे जो बालक ध्यान दीजिएगा यहां, तो बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सबसे शानदार सवाल और कई दफा पूछा जाने वाला सवाल है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। कहा गया बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिससे एस्टेब्लिश होगा कि कोई सेक्स मेल है, यानी कि कोई इंडिविजुअल मेल है, या बालक कोई इंडिविजुअल फीमेल है, ठीक है। और उसके क्रोमोसोम से इसकी जानकारी मिलेगी। टिपिकली इसमें बात कीजिएगा, जो नॉर्मल अगर ह्यूमन में बात करें तो बोला क्या, 2X क्रोमोसोम होगा तो फीमेल और XY होगा तो मेल, ठीक। फिर क्या कहा गया, द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम अगर प्रेजेंट होगा तो आपको पता है वाई क्रोमोजोम स्पेशल, उसमें SRY जीन है, जिसके कारण वाई क्रोमोजोम सिर्फ और सिर्फ किसमें है, मेल में है। और वाई क्रोमोजोम मेलनेस को दर्शाता है कि कोई इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। अब कि भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग, इसको साथ में तो नहीं पूछता है, कभी कभी अलग से पूछेगा कि बताइए एक्स लिंक इनहेरिटेंस या एक्स लिंक डिजीज और वाई लिंक डिजीज के बारे में। तो यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कहा क्या, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रेफर टू ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट डिटरमाइंड बाय जीन लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे जीन का ट्रांसफर, ऐसे जीन का ट्रांसफर जो कहां लोकेटेड हो, सेक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि या तो एक्स क्रोमोसोम पे या तो वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें पता ही है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, अब मेल में तो बउआरे एक के 2 एक्स है और एक 2 क्या है, वाई है। आगे सुनिए, तो बोला अगर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का एग्जांपल मांगोगे तो कहा लाल आ ग्रीन कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, बोला ये एक कंडीशन है जिसमें किसी इंसान को लाल या ग्रीन कलर के शेड कलर को देखने में परेशानी होती है। अच्छा इससे भी अच्छा एक और बीमारी है बेटा, हीमोफीलिया, ठीक है, ये भी एक्स लिंक रिलेटेड बीमारी है। अब बोला जैसे कोई पर्सन, जैसे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है हेमोफीलिया में, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स है और दोनों ही एक्स पे हेमोफीलिया जीन प्रेजेंट होगा, तब फीमेल जो है, ये तो फीमेल होता है ना एक्स, ये होंगी एफेक्टेड, ठीक है। लेकिन
अगर एक ही H प्रेजेंट है, दूसरा नॉर्मल है भाई साहब, तो ये फीमेल हो जाएंगी कैरियर। इनको ये डिजीज होगी नहीं, लेकिन इनको ये डिजीज का कैरियर बनाया जाएगा। ये कैरियर है इस डिजीज की, जो कि फर्दर अपने जनरेशन में ट्रांसफर तो करेंगी, लेकिन इनको ये बीमारी नहीं होगा। अच्छा, मेल में बात करोगे तो इस भाई साहब के पास तो एक ही एक्स क्रोमोजोम है, तो जाहिर सी बात है ये शो होगा और ये मेल इफेक्टेड हो जाएगा बेटा। तो जो एक्स रिलेटेड डिजीज है ना, मेल कभी उसका कैरियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेल में तो एक्स एक ही क्रोमोजोम है, तो अगर वो जीन प्रेजेंट हुआ तो वो बीमारी होगी, और नहीं हुआ तो वो बीमारी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं ना बालक मेरे। चलिए फिर क्या बोला, इनहेरिटेंस पैटर्न भी वही बात बोला है कि द जीन रिस्पॉन्सिबल इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। तो मेल में तो एक ही एक्स वाई है, तो मेल सीधे डिफेक्टिव होगा। फीमेल में अगर एक पे है तो कैरियर, और दोनों पे है तो डिफेक्टिव। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट सवाल के तरफ। तो बोला व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स, अगेन सेम सवाल है, 2019 में पूछा हुआ है, और बोला अलग अलग तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन कीजिए। तो सेक्स तो आपको पता ही है, एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल को एस्टेब्लिश करते हैं। यहां देखिएगा टाइप्स बोला है, और मैं चाहूंगा कि इसे आप बहुत बढ़िया से समझे। कहा क्या, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में बात करोगे तो क्रोमोजोम के कारण एक XX और XY वाला सिस्टम है जो ह्यूमन में होता है। अब सिंपल बात है, XX अगर किसमें है, फीमेल में। अब अगर ह्यूमन की हम बात कर लेते हैं प्रॉपर, तो ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोजोम होता है, 46। तो 44 गो ऑटोजोम होगा और 2 गो सेक्स क्रोमोजोम। और नहीं तुम ह्यूमन नहीं सीधे कहोगे ए वाले का इसका बताइए XX वाले का, तो हम बोलेंगे ए यानी कि ऑटोजोम, अब प्लस क्या XX यानी कि सेक्स क्रोमोजोम। तो ये हो गया फीमेल में। देखो समझाते हैं किसी एक फीमेल इंडिविजुअल में, इसको बढ़िया से समझेंगे सभी बच्चे। यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, सब लोग यहां। हाँ, और मेल में बेटा क्या होगा, ए यानी कि ऑटोजोम। ए क्यों लिख रहे हैं पता ना, डिप्लॉयड है इसीलिए, और XY। ठीक है, अब अगर इसका तुमको कहूंगा कि क्रॉस करवाओ, तुम कहोगे क्रॉस, रुकिए सर, मेंडल साहब का नियम हमको याद है, पहले इसके गैमिट का सेपरेशन होगा, गैमिट बनेगा तब ना मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करवाओगे या जायगोट बनाओगे। हाँ सिंपल है। तो चलो इसके गैमिट्स का बंटवारा करें। बोला मियोसिस होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम आधा, A प्लस एक्स, बेसिकली 4 बनेगा, सिमिलर ही है इसीलिए यहाँ पे 2 में ड्रॉ किया हूं। यहां भी A प्लस एक्स, लेकिन यहां क्योंकि डिसिमिलर है तो A प्लस वाई। अब तुम क्रॉस करोगे तो यहां A प्लस XX, तो ये हो गया बच्चा फीमेल यानी कि गर्ल। ठीक है, और यहां बात करोगे तो A प्लस XY, ये बच्चा हो गया क्या, मेल या बॉय। तो 50-50% चांस है, और ये कौन सा डिटर्मिनेशन है, XX और XY। दूसरी तरफ बढ़ जाए तो अगला है ZZ और ZW सिस्टम, जिसमें ये बर्ड्स में होता है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे कि ये बर्ड्स में होता है। कलर बदल लेता हूं मार्कर का, ये किस में होता है, बर्ड्स में। और बोला सम रेप्टाइल्स वगैरह में भी, कुछ फिशेस वगैरह में भी। इसमें सिंपल है कि मेल पोज करेगा 2 Z क्रोमोजोम और फीमेल 1 Z और 1 W, यानी इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा आने वाले जनरेशन का, ये फीमेल पे निर्भर करेगा। तो फीमेल में बोल दिए हैं 1 Z और 1 W, और मेल में बोल दिए हैं कि दोनों ZZ। तो जाहिर सी बात है इसका गैमेट ZW बनेगा, इसका गैमेट ZZ बनेगा, और जब फर्दर फिर ZZ रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेल, और जब ZW रहेगा तो क्या हो जाएगी, फीमेल। ठीक, नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़े। अगला बोला XO सिस्टम। बालक मेरे ध्यान से सुनना, यहां इधर उधर ध्यान नहीं दो। कहा फाउंड इन सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है। अच्छा एग्जाम्पल में भी कहो, MCQ में भी ये सवाल पूछ सकता है कि बताइए XO वाला सिस्टम किस में पाया जाता है, या XO तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है। तो कहा फाउंड इन सम इंसेक्ट लाइक ग्रास ऊपर के फीमेल में जो है हैव 2 X क्रोमोजोम, ये XX। ठीक, लेकिन मेल में एक X या एक Y होने की जगह एक X नहीं होगा, यानी कि एक पोजीशन खाली होगा, तो उसको XO से शो कर दिया। एक्चुअली में लैक कर रहा है, दूसरा क्रोमोजोम गायब है। समझ में आया ना। तो सिंपल बात ये है, फीमेल XX और मेल XO। ठीक, ये फीमेल और ये मेल। इंडिविजुअल केस की बात पूछोगे तो वही गैमेट फॉर्मेशन करोगे, क्रॉस करवा दोगे, तो XX हो गया फीमेल और XO हो गया
मेल। हो गया, किस्सा तो खत्म ही है यही, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, आइए बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िएगा। तो बोला एक्सप्लेन मेंडल लॉ। आहा सर, हम तो यही सवाल खोज रहे थे, आप मेंडल का लॉ नहीं म्यूटेशन ये सब बताने लगे। बालक, अभी जो पैटर्न से सवाल पूछ रहा है इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि म्यूटेशन वाला क्वेश्चन सब प्रायोरिटी पे है, वो पूछेगा ही। तो कुछ याद कीजिए या नहीं कीजिए इस चैप्टर से म्यूटेशन, ठीक है, ये सब टॉपिक पे क्वेश्चन को याद करके रखिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो पूछेगा। आगे सुना जाए तो भाई साहब यहां क्या ही बोला है, मेंडल साहब का 3 नियम है, तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, स्टूडेंट तुम है। क्या बोला, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। अब मान लो तुम्हारे घर में तुम है, तुम्हारा छोटा भाई है, और तुम अपने घर में डोमिनेंट है, ठीक है। तो तुम गया घर, छोटा भाई बोला क्या कि मम्मी ऐसा करो ना, आज खिचड़ी बना दो। तुम गया, बोला ये खिचड़ी पिचड़ी नहीं बनेगा, आज हम खाएंगे पनीर बटर मसाला। अब क्योंकि तुम अपने घर में डोमिनेंट हो तो तुम्हारा बात चलेगा, और तुम्हारा भाई रिसेसिव है तो उसका बात छुप जाएगा। तो डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा और रिसेसिव उसके पीछे छुप जाएगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? दिस लॉ स्टेट, यह नियम कहता है बेटा कि जो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, अपोजिट कंडीशन, यानी कि एक कैपिटल मान लो एक स्मॉल, कैपिटल स्मॉल डोमिनेंट रेसेसिव को दर्शाता है, तब डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा और रेसेसिव उसके पीछे छुप जाएगा। कोई दिक्कत? ये था पहला नियम। दूसरा देखोगे तो कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भैया किसी भी क्रॉस से पहले, किसी भी क्रॉस से पहले गैमेट सेपरेट करेंगे। फिर से कहिए बालक मेरे, किसी भी क्रॉस से पहले गैमेट क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो यही बोला कि इट स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू एलील फॉर अ फॉर अ ट्रेट सेग्रीगेशन सो दैट ईच गैमेट कैरी ओनली वन एलील, यानी अर्थात एक गैमेट में एक ही एलील, एक ही फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए, आपको तो पता ही है पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, इसीलिए इसका सेग्रीगेशन जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए फिर कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो जीन होंगे अलग अलग ट्रेट, अलग अलग गुण के, वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसको अगर हमारी भाषा में समझना हो तो तुम जो अभी डोमिनेंट थे अपने घर में, तो तुम अपने घर में ना डोमिनेंट होगे, दूसरे के घर में नहीं ना डोमिनेंट होगे। मेरा मतलब यह है बेटा कि तुम जो कह रहे हो कि पनीर बटर मसाला मिलेगा, ये तुम्हारे घर में ना बात चलेगा, दूसरे के घर में जाके कहोगे पनीर बटर मसाला बनेगा। अरे भाई उसके घर में डोमिनेंट कोई और होगा। यानी एक कैरेक्टर के डोमिनेंट जीन या रेसेसिव जीन को दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट या रेसेसिव जीन से लेना देना नहीं है। यह है मेंडल साहब का तीनों नियम। एक बार फिर से देख लीजिएगा बेटा और याद करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। पहला नियम क्या है? बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोल नहीं रहे हो, क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए बेटा अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़े। तो कहा क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप विथ एग्जांपल। क्या बोला बालक? जेनोटाइप और फेनोटाइप को एग्जाम्पल से दर्शाइए। ये भी बेटा बहुत सरल, बहुत सिंपल है। बोला जेनोटाइप द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल द एलील फॉर द सीड कलर इन अ पी प्लांट। फेनोटाइप बोला द या कहिए ऑब्जर्वेबल फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इट जेनोटाइप विद एन एनवायरनमेंट। तुम बोलोगे जा सर ये क्या कर रहे हैं आप, इतना अंग्रेजी बोल दिए, क्या होगा? नहीं समझे। अरे सिंपल भाषा में समझते हैं, इधर आइए, इसको सरल भाषा में समझिए। आप किसी को देखने में कहे आहा ये तो गोरा है, ये तो गोरा है। तुम देखे, जैसे होता है ना शादी ब्याह के लिए रिश्ता देखने गए, लड़की को देखने गए या लड़का देख रहे, आहा गोरा है, सुंदर है, इसी से ब्याह होगा, इसी से ब्याह करेंगे। अरे बेटा सूरत तो देख लिए और सीरत, गोरी बीबी के चक्कर में ब्याह तो कर लिए, और फिर उसके बाद घर पे बेलन से मार पड़ रहा है ना, जला जला रोटी मिल रहा है खाने को। सूरत देख लिए, सीरत के पीछे गए नहीं। सूरत तो एक दिन के बाद ढल जाएगा, लेकिन सीरत तो हमेशा रहेगा। यानी कि उम्र के साथ
सूरत तो चला जाएगा बट सीरत रहेगा, इसीलिए सीरत के पीछे जाइए। सर इस बात का इस टॉपिक से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। आइए ना भाई साहब, क्या बोला? फेनोटाइप, जो दिखने में लगे, बाहर से दिखने में लगे, कोई लंबा दिखने में लग रहा है, तुम कह दिए टॉल है, ये हुआ फेनोटाइप। और उसका जीन देखे कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। अगर टॉल है तो कैपिटल टी प्योर टॉल है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल है, ये देखे, सीरत देखे, जेनेटिक्स देखे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जेनोटाइप। क्या कहेंगे? जेनोटाइप। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बेटा आगे सुनिए। फिर बोला क्या? व्हाट इज ए टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। टेस्ट क्रॉस क्या है? ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व एक तरीके का मेटिंग है, कहिए इंडिविजुअल विद अ डोमिनेंट फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या है? डोमिनेंट। लेकिन पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप कैसा है। अर्थात मेरा बात ये सुनो कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई एक है, लेकिन कैसा है वो नहीं पता। विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, स्मॉल टी को क्रॉस करवाएंगे इस दोनों में से किसी एक से। बेसिकली शॉर्टकट में समझोगे अपने भाषा में तो बोला एक्चुअली में लगाया जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है जिससे क्रॉस करवा के आगे जनरेशन निकाल रहे हैं, ये प्योर है या फिर क्या है? हेट्रोजाइगस है। और एक और जगह इसका सिंपल डेफिनेशन पढ़ोगे कि जब F1 प्रोजेनी को स्मॉल वाले से क्रॉस करा दिए पेरेंट से, तो इसको कह दिए टेस्ट क्रॉस। एक्चुअली में ये क्रॉस होता है क्योंकि ये क्रॉस हेल्प करता है डिटरमाइन करने में जेनोटाइप, डोमिनेंट फेनोटाइप जो था, यानी कि ये वाला जो फेनोटाइप था ये किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे डिटरमाइन कर लेंगे। अच्छा नहीं समझे सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। अब बोला मान लो कि स्मॉल टी है, इस तरफ कैपिटल टी है। एंड बेटा उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें पता होंगी। ये पेरेंट है तो इसका होगा जीएस मतलब गैमेट सेपरेशन कर दोगे तो स्मॉल टी और यहां पे कैपिटल टी। क्यों करवा रहा हूं मैं? क्रॉस करके बताऊंगा। यहां देखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी निकला। सबके सब कैसे निकले? हाइब्रिड। ये तो कंडीशन था जब हम प्योरिटी लिए, तो इसको भगाइए उधर, दूसरे कंडीशन को लीजिए। आप पेरेंट स्मॉल टी को मान लिए हैं और इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस को माने, तो गैमेट सेपरेट कीजिएगा। स्मॉल टी ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। अब क्रॉस कीजिएगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो मेरे प्यारे बालकों, इससे आपको अलग तरीके का इंडिविजुअल प्राप्त होगा जिसमें दो रिसेसिव भी प्राप्त हुआ। तो ये इंडिविजुअल यानी कि F1 प्रोजेनी को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो था ये कैसा था, होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस। कैसे पता लगाएंगे? तो अगर होमोजाइगस टॉल होता तो फिर स्मॉल टी कहीं बना था? नहीं बना था। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस टॉल है तो क्या हो गया? स्मॉल टी बन रहा है दो जगह। समझ में आया ना? तो इसीलिए करवाते हैं कौन सा क्रॉस? हमारा टेस्ट क्रॉस। ऐसे बेसिकली कहीं कहीं डेफिनेशन लिखा होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इस रिसेसिव वाले पेरेंट को, ठीक है, यहां F1 के प्रोजेनी से सीधे क्रॉस करवा दिए, तो उतना मसला नहीं है इस वाले टॉपिक पे। आगे सुनिए फिर क्या बोला? डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील के कंसेप्ट को डिस्क्राइब कीजिए। ये क्या है? तो बालक हम लोग पढ़े हैं कि ये रहा सर, अगर कोई क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिटल टी है तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे सर यहाँ स्मॉल टी होगा। यही लोकस पे, सेम लोकस पे प्रेजेंट है सर, अल्टरनेटिव या कहिए होमोलोगस पेयर पे, तो इसी को कहते हैं एलील, है ना। लेकिन क्या हो, जैसे यहां टॉलेमिस के लिए कैपिटल टी या बोले या तो स्मॉल टी फैक्टर होगा, लेकिन क्या हो जब एक नहीं, दो नहीं, कितना मल्टीपल फैक्टर्स मौजूद हो, तो उसी को कहते हैं मल्टीपल एलील। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना ब्लड ग्रुप है। मैं उसको डिराइव कर देता हूं कैसे। बोला मल्टीपल एलील रेफर करता है एग्जिस्टेंस मोर देन दो एलील से ज्यादा किसी भी जेनेटिक ट्रेट के लिए किसी भी पॉपुलेशन में। और इसका अच्छा उदाहरण है अपना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई जीन जो है ये मान लीजिए कंट्रोल किया, यहां पे मान लीजिए IA है, ये हमारे A वाले एंटीजन को कंट्रोल किया, ये B वाले को ये कैरी किया। और जब खाली होगा तो समझ लो एक्चुअली में रेसेसिव के लिए यहाँ पे इसको स्मॉल लिख देते हैं क्योंकि O रेसेसिव है। अब यहाँ पे O खाली मतलब O है,
तो ये 3 एलील हो गया। अब मान लो कि किसी के ब्लड ग्रुप में आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, किसी में आई ए है तो आई ए हो जाएगा, और किसी में आई बी छोड़ो आई ओ है तो ओ हो जाएगा। यानी कि ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर के लिए एक नहीं दो नहीं कितने 3, टोटल कितने 3 एलील मौजूद हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे सुनते हैं। याद रखिएगा कभी कभी ब्लड ग्रुप पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो क्रॉस करके बताइए क्या होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए ध्यान दीजिए आगे, फिर अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बालक मेरे आगे बढ़े। तो कहा क्या, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि फिनोमेनन, घटना को बताइए। कौन से घटना को बताना है भैया, तो बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। हा इतना आसान सवाल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, जब डोमिनेंट वाला जीन रेसेसिव वाला जीन पे पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाए, एक मिक्सचर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए, उसी को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए देखिए, बोला क्या कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर होता है जब हेटेरोजाइगस फेनोटाइप जो है इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला कोई रास्ता निकाल ले, है ना। जैसे तुम हल्ला किए ये बनेगा, कोई हल्ला किया ये बनेगा, और उसके बीच का कोई रास्ता निकाल दिया जाए कि चलो ये बीच का नया तरीके का डिश बना देते हैं, जिसमें थोड़ा चावल और थोड़ा पनीर मिक्स करके बिरयानी टाइप पे डिश बना देते हैं। ठीक, आइए क्या कहा गया, जैसे इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा स्नैप ड्रैगन फ्लावर में बोला गया कि इस फ्लावर में एक्चुअली 3 तरीके के फूल होते हैं। इस प्लांट में कितने तरीके के फूल होंगे, 3। क्या बोला, या तो लाल होगा रेड फ्लावर जो कि कैपिटल आर है इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट, कहिए व्हाइट फ्लावर डब्ल्यू है। ठीक, और बोला क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव तो कह ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होगा। जब इसमें कहिए हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, मैं समझाता हूं कैसे, उससे ज्यादा यहां समझ में आएगा। मान लो रेड है, कैपिटल आर फ्लावर कलर, और यहां पे मान लो व्हाइट है बगवारी, यानी कि यहां डब्ल्यू और डब्ल्यू है ना। अब तुमको तो पता ही है क्रॉसिंग से पहले यू ऑलरेडी होशियार बच्चा हो ना, ये पेरेंट है और ये क्या हो जाएगा, जीएस गैमिट सेपरेशन। चलिए यहां पे गैमिट्स को सेपरेट कर दिए, वाह 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 सर, गैमिट हो गया सेपरेट, वाह। अब इसको करा दीजिए ना क्रॉस, 1 सेकेंड छुटकू कर देते हैं इसको। हाँ आइए अब इसको करवाता हूं क्रॉस, कराओ F1 क्रॉस कराओ, तो मतलब पहला जनरेशन निकालोगे, आर डब्ल्यू हिसाब किताब से, रूल के हिसाब से एक डोमिनेंट होता तो दूसरे पे होता हावी और उसका कैरेक्टर होता सो। लेकिन बउआ रे यहां पे ऐसा नहीं होता है। F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एक नया कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मिक्सअप जो होता है, जिसका नाम है पिंक। क्या नाम है, पिंक। समझ में आया क्या, है ना। चलो यही बात यहां लिखे हैं कि जो स्नैपड्रैगन है इसका फ्लावर रेड और व्हाइट होता है, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो पिंक फ्लावर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज कोडोमिनेंस। और ये सब बेटा 2 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल सब है। कहा क्या कि कोडोमिनेंस एक जेनेटिक सिनेरियो है जहां पे दोनों एलील हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट इक्वल करेगा, या कहो एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। जैसे तुम कहे कि ये बनेगा लेकिन तुम्हारा छोटा भाई भी उतना ही दमदार है, कहो नहीं मैं ये कहूंगा तो ये बनेगा, तो फिर भाई दोनों मिलकर राज करोगे, उसके लिए भी कुछ बन गया, तुम्हारे लिए भी कुछ बन गया, दोनों मिलकर राज करोगे साथ साथ, इसको कहेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, बोला इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। आपको तो अच्छे से पता है, अभी जस्ट बताए हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, समझाता हूं मैं इसको बहुत बढ़िया से, किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जो जीन होगा मान लीजिए प्योर ए है, IA है, और माता जी का बी है यानी कि IB और IB है। और अगर इसके आप क्रॉस निकालिएगा, चिल्ड्रन को निकालिएगा, तो पहले तो इसका आप कराइएगा फर्दर गैमिट फॉर्मेशन करवा लिए, IA अलग अलग कर लिए, और यहां भी IB और IB कर लिए, और इसको अगर आप क्रॉस करवाइएगा बालक मेरे, यहां देखिए क्रॉस करवाता हूं तो IA IB ये हो जाएगा AB, क्योंकि ना ही ये इस पे डोमिनेंट, ना ही ये इस पे डोमिनेंट, ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पे होगा
कोडोमिनेंस, साथ में दोनों का बात चलेगा, कोडोमिनेंस ए बी। फर्दर जितना भी होगा इसमें चारों इंडिविजुअल के सेम ही होंगे, ए बी ही होगा। आइए मैं क्रॉस करा के आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड बालक मेरे, क्रॉस करा के दिखा देता हूं, आई ए आई बी और ये भी आई ए आई बी। जितने भी ऑफ स्प्रिंग है सब कैसे हो जाएंगे, ए बी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप से फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत। जैसे तुमको पूछ देगा कि एक क्वेश्चन लिख ही लो, इसको जरूर करना। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखा देता हूं, बोला कि मान लो किसी कोई इंडिविजुअल है, जिसमें इंडिविजुअल को छोड़ो, कोई मेल है या फादर मान लीजिए, इसका ब्लड ग्रुप है आपको बी और ये हेट्रोजाइगस बी है, जैसे IBIO, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। याद रखिएगा ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है, ठीक है। और बोला क्या, मदर है, मदर है बेटा, मदर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए आप ए है, क्या है, ए, IA और IA, ये होमोजाइगस है। और बोला इसके ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बताइए। कतई सिंपल है, पेरेंट मान लीजिएगा, या मैं लिख दिया हूं इसका जीन कैसा कैसा है, इसका पहले गैमेट सेपरेशन फिर F1 क्रॉस करा दूं क्या? नहीं नहीं, ये होमवर्क है बेटा आपके लिए, ये आपको करना है। एक और सवाल लिख लो, एक और सवाल लिख लो बेटा। फादर है, इनका ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या हो जाएगा, क्या लिख दूं, बोलो, सी। सी नहीं होगा बेवकूफ। मान लो फादर का ब्लड ग्रुप O है, तो O तो जाहिर सी बात है तभी होगा जब दोनों रिसेसिव होगा, ठीक है। क्रॉस करवाना है जहां मदर का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, मान लीजिए मदर का ग्रुप हो गया B। चलिए आप बनाइए। अब बोलेगा सर यहां तो लिखे ही नहीं इसका जीन कैसा, होमोजाइगस भी यानी IBIB या IBIO। नहीं, आप स्टेप डाल के बना लीजिए, दोनों केस में बनाइए, IBIB पे भी बनाइए, IBIO पे भी। अब इसको क्रॉस करके अगला दिन इसको अपने कॉपी में डन करके रखिए और जरूर इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे या लिखना चाहे तो इसको आप जरूर लिख ले बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो बोला क्या, डिफाइन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कुछ नया है क्या? कहा क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व मल्टीपल जीन contributing to a single trait resulting in a continuous range of phenotype। कहा क्या बालक, जब बहुत सारा जीन किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, जैसे कि ह्यूमन में स्किन कलर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली मल्टीपल जेनिक, जो जीन से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आइए अब अपने अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, है ना। तो बोला क्या, डिस्कस द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन डिटरमाइनिंग सेक्स इन ह्यूमन। भाई साहब लगातार दूसरी या तीसरी दफा सेम ही रिपीटेटिव, आप कहिएगा सर रिपीटेटिव क्यों कर रहा है? अरे बालक मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है ना, और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कहा ह्यूमन में बायोलॉजिकली सेक्स डिटर्मिनेशन, तो प्रेजेंस है सेक्स क्रोमोजोम पे, XX होगा तो फीमेल, XY होंगी तो मेल। बढ़िया, होशियार तो हो ही तुम लोग। कहा क्या, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंक्ड जीन। बोला लिंक्ड जीन क्या है, इफेक्ट क्या है इसका इनहेरिटेंस के पैटर्न पे? अरे सिंपल है, सिंपल है। बोला क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट है पास पास में मान लीजिए, तो ये जो एक दूसरे से लिंक है, अगर कि ये ट्रांसफर होगा तो ये भी ट्रांसफर होगा, तो ये भी इसके साथ ट्रांसफर होगा, इसी को कहते हैं लिंक्ड जीन। ध्यान से सुनिए, कहा क्या, लिंक्ड जीन आर जीन्स, ऐसे जीन जो लोकेटेड है कहां, ये वो वाला जीन नहीं है, अली बाबा वाला जीन नहीं है। लिंक्ड जीन कैसा जीन है, जो लोकेटेड है क्लोज टुगेदर, पास पास में, सेम क्रोमोजोम पे, और इसका जो कहिए टेंडेंसी होगा, ये टुगेदर इनहेरिट होंगे, साथ में ट्रांसफर होंगे, और ये जीन इफेक्ट करेगा असॉर्टमेंट को। असॉर्टमेंट वाला रूल क्या था कि एक कैरेक्टर का जीन दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको इफेक्ट कर देगा। ये समझ में आया ना, तो इस रूल का विखंडन कर देगा, तो ये नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल में आएगा। कैसे प्रिंसिपल में आएगा, नॉन मेंडेलियन। आगे सुनो, फिर क्या सवाल बोला है,
कि व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, जीन पीछे 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 और पीछे और पीछे। अभी बताओ फटाफट से, अभी हम लोग एक मियोसिस 1 वाला क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे थे, बढ़िया ध्यान रखा करो। तो बोला क्रॉसिंग ओवर में पढ़े जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या बोला कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर होगा वही मियोसिस में जहां होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट क्या हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, इसी के कारण तो डायवर्सिटी मेंटेन है। समझ में आया, सेम माता और सेम पिता होने के बावजूद भी आपका भाई एग्जैक्ट आपके जैसा नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। यही कमाल है जेनेटिक वेरिएशन का। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से है, जो कभी कभी पूछा जाता है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, सिंगल ट्रेट का क्रॉस। एक बात याद रखिएगा, पी प्लांट के जो कैरेक्टर है उसको अगर आप याद रखिएगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा बेटा। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी की लेते हैं और स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है, सीड कलर के लिए, ठीक है, पॉड शेप के लिए क्या लेते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखिएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस याद करिएगा, और मेंडल साहब ने क्यों चुना पी प्लांट ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आई प्रॉमिस बेटा कि तुम कहोगे तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पे एक सेपरेट में वीडियो बना करके डाल दूंगा। हालांकि आपको इसका कम से कम रेशियो याद रखना चाहिए कि फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, बट आई प्रॉमिस कि इस दोनों पे मैं एक अलग ही वीडियो डाल दूंगा अपार्ट फ्रॉम बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज के व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां हम लोग क्रॉस करवा करके 2-3 एग्जांपल्स लेकर के समझेंगे पक्का। आई प्रॉमिस के इसका लेक्चर आपको चला जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों चुना, जाहिर सी बात है, पी प्लांट का लाइफ स्पैन कम होता है ना, इसमें बहुत सारे वेराइटी है ना, इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये कम है, इसीलिए इसको गार्डन में उगाना आसान है, इसीलिए उनके गार्डन में अवेलेबल था, इसीलिए तो इन सब कारणों से मेंडल साहब ने पी प्लांट चुना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, तो इनको अंठियाना नहीं है, इन क्वेश्चंस को भी करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई को इधर उधर करके डैमेज नहीं कीजिए, यही वो वक्त है, यही वो टाइम है जब आप पढ़ सकते हैं बेटा, है ना। मेरा एकदम बेस्ट प्रयास है कि आप सब एग्जाम में बवाल जरूर मचाइए, है ना, और बवाल सीरीज से इसी तरीके से जुड़े रहिए। क्वेश्चंस लगातार आपके लिए आते रहेंगे बेटा, आपको जुड़े रहना है, क्वेश्चंस को लिखना है, याद करना है। और मेरी बात याद रखना, जब तुम एग्जाम देने जाओगे बवाल एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करके, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट करके, तो बेटा तुमको लगेगा कि हाँ एग्जाम में बवाल मचा ही रहे हैं, है ना बेटा। तो अगर एग्जाम में मचाना हो बवाल तो जरूर किंगडम ऑफ बायोलॉजी का बवाल बैच ज्वाइन करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़े, है ना, वो भी एग्जाम में बवाल मचा पाए, ठीक है बेटा। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर और टॉपिक अपना बेटा खत्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें मैं और आप सभी के लिए और सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चा।